गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने बेसिडी बीजाणु तक बात कर ली थी कि बेसिडी बीजाणु हैं ये किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़ा था बेसिडी बीजाणु के अंदर कि प्रोबेसिडियम की जो कोशिका होती है, ठीक है, उसकी प्रत्येक कोशिका से एक कोशिकीय एक गुणित एक केंद्र के बीजाणु बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बेसिडी बीजाणु कहा जाता है। ये अपने बात कर ली थी कि बेसिडी बीजाणु किन्हें कहते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं बेसिडी बीजाणु में के बाद आता है स्पर्मेशिया या पिक्नो बीजाणु की बात करते हैं कि अगला बीजाणु आता है अपने स्पर्मेशिया या पिक्नो बीजाणु। कि स्पर्मेशिया या पिक्नो बीजाणु। ठीक है, कि स्पर्मेशिया या पिक्नो बीजाणु क्या होते हैं इनकी बात करते देखिए कि बेसिडी बीजाणु का अंकुरण जो होता है वो एकांतर परपोषी के बर्बेरियस और मोहिनिया पर होता है। एकांत मतलब एक बार तो बर्बेरियस पे होगा और दूसरी बार किस पे होगा, आपके मोहिनिया। ठीक है, कि भाई आपके क्या होता है कि बेसिडी बीजाणु जो होते हैं इनका अंकुरण परपोषी मतलब जैसे बेसिडी बीजाणु जो होते हैं पोषण ग्रहण करते हैं, तो एक बार बर्बेरिस फिर मोहिनिया फिर वापस बर्बेरिस फिर मोहिनिया। एकांत मतलब एक के बाद एक बार बर्बेरिस एक बार मोहिनिया। इन पे क्या होता है, अंकुरण होता है। परपोषी में क्या होता है, अंकुरण मतलब ये जो आपके बेसिडी बीजाणु हैं वो इनसे पोषण ग्रहण करके इन पे अंकुरित होंगे और नए बेसिडी बीजाणु बनाएंगे। तो इसे कहा गया है आपके एकांत अंकुरण जो होता है एकांतर परपोषी बर्बेरिस और मोहिनिया पर होता है। तो ये दोनों क्या है, एकांतर परपोषी की तरह कार्य करते हैं। एकांतर परपोषी की तरह इनका यूज किया जाता है किसके द्वारा, बेसिडी बीजाणु के द्वारा खुद के अंकुरण के लिए। फिर देखिए परपोषी में प्रवेश कर ये एक केंद्रीय पटयुक्त कवक जाल बनाते हैं कि ये यहाँ इसमें प्रवेश करके क्या करते हैं कि जो आपके बेसिडी बीजाणु जो है वो इनमें प्रवेश करके क्या करते हैं, आपके एक केंद्रक वाला एक केंद्र की, दूसरी क्या चीज हुई, एक केंद्र की पटयुक्त कवक जाल बनाते हैं। पटयुक्त मैंने आपको बताया था कवक जाल दो प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए कवक जाल बना हुआ है और इसमें से कवक जाल बना है, ऐसे लाइनिंग बनी है बीच में, तो इसे बोलते हैं पटयुक्त। और ऐसी लाइनिंग बनी है तो इसे बोलते हैं आपके पटविहीन। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करते हैं कि भाई आपके कि पटयुक्त क्या करते हैं, आपके कवक जाल बनाते हैं और 3-4 दिन बाद फ्लास्क की तरह संरचना बनती है। फ्लास्क में इस प्रकार की संरचना बन जाती है। ठीक है, कब, 3-4 दिनों के अंदर। कि भाई सबसे पहले पटयुक्त कवक जाल बनाते हैं, फिर क्या करते हैं आपके 3-4 दिन बाद फ्लास्क की तरह संरचना पिक्मिया बनते हैं। कि फ्लास्क जैसी संरचना बनती है, ये बनाता फ्लास्क कैसा बनता है कि फ्लास्क जैसी संरचना बनती है, इसमें क्या बनते हैं, पिक्निया बनते हैं कि फ्लास्क जैसी संरचना बनती है, इसमें क्या बनते हैं, पिक्निया बनते हैं। जिसमें क्या होता है, एक केंद्र की पतली भित्ति वाले, क्या होता है इसके अंदर, एक केंद्र की पतली भित्ति वाले पिक्नो बीजाणु या स्पर्मेशिया बीजाणु का क्या होता है, तंतु बनते हैं। क्या होता है कि भाई इसके अंदर पिक्निया बीजाणु के अंदर एक केंद्र की क्या होगा, आपके एक केंद्र की या एक केंद्र की एक ही बात है। तो एक केंद्र की आपके क्या होता है, एक केंद्र की क्या होती है, पतली भित्ति वाले बीजाणु बंधों ने क्या कहते हैं, पिक्नो बीजाणु या स्पर्मेशिया बीजाणु। क्या बनते हैं, स्पर्मेशिया बीजाणु बनते हैं। और रिसेप्टिव वाहिकी या ग्राही कवक तंतु बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, ग्राही कवक तंतु बनते हैं। हिंदी वर्ड याद रखें, इंग्लिश वाला आपके डिफिकल्ट रहेगा। ग्राही कवक तंतु, कवक अपना क्या होता है, जाल बनाते हैं, जाल में संरचना जिसमें तंतु बनते हैं। विपरीत प्रकृति के स्पर्मेशिया या पिक्नो बीजाणु तथा ग्राही कवक तंतु आपस में संलित होकर द्विकेंद्रीय कवक जाल बनाते हैं। कि भाई आपके एक तो ग्राह्य केंद्रक और विपरीत प्रकृति वाले, इसके जस्ट अपोजिट जो आपके दाता कवक है
ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, द्विकेंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, द्विकेंद्रकीय। तब एक तो ये आपके ग्राही कवक तंतु वाले और दूसरे आपके इसके विपरीत प्रकृति के पिक्नो बीजाणु, इसके विपरीत प्रकृति के विपरीत प्रकृति के और ग्राही कवक तंतु मिलकर क्या करते हैं, द्विकेंद्रकीय आपके कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो द्विकेंद्रीय कवक जाल का निर्माण करते हैं। और जो क्या होती है, पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर क्या बनाते हैं, ईश्यू बीजाणु का निर्माण करते हैं। इससे आगे वाले पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, कहाँ पे एकत्रित होते हैं, पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर, पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर क्या करते हैं, ईश्यो बीजाणु बनाते हैं। ईश्यो बीजाणु का निर्माण करते हैं। देखिए वापस सुनिए एक बार, स्पर्मेशिया बीजाणु या पिक्नो बीजाणु के बारे में। ये स्पर्मेशिया या पिक्नो बीजाणु, इसकी देखिए शुरुआत कहाँ से होती है कि वे बेसिडी बीजाणु जो होते हैं वो अंकुरण के लिए क्या करते हैं, एकांत प्रपोषी बर्बेरिस और मोहिनिया इन पे डिपेंड रहते हैं, इन पे निर्भर रहते हैं। और ये क्या होते हैं, एक केंद्र की होते हैं, पटयुक्त कवक जाल बनाते हैं। और ये 3-4 दिन बाद में क्या होते हैं कि जो पटयुक्त कवक होता है फ्लास्टोमा सस्टम बनती है, जिसे क्या कहते हैं, पिकनिया बनते हैं। और ये जो पिकनिया होते हैं इनमें एक केंद्र की पतली भित्ति वाले क्या बनते हैं, पिक्नो बीजाणु या स्पर्मेशिया बीजाणु बनते हैं। तो एक तो इसमें क्या पाए जाते हैं कि ग्राही कवक तंतु वाले पाए जाते हैं पिक्नो बीजाणु, एक होते हैं विपरीत प्रकृति वाले पिक्नो बीजाणु पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, द्विकेंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, द्विकेंद्रकीय कवक जाल का निर्माण करते हैं। और ये जो द्विकेंद्रकीय कवक जाल जो होता है, ये पत्ती की निचली सतह पर एकत्रित होकर क्या बनाते हैं, ईश्यू बीजाणु बनाते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन ईश्यू बीजाणु की बात करेंगे कि भाई ईश्यू बीजाणु क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं, फिर रोग चक्कर पे आएंगे। देखिए मैंने आपको कहा था बीजाणु जो आगे सबकी बात हो रही, तो बीजाणु कोई अलग संरचना नहीं है, ये तो क्या है, कवकों की संक्रमणकारी अवस्थाएं होती है जो पादपों से भोजन ग्रहण करके अपनी वृद्धि करती है, ठीक है। और ये बीजाणु कैसी आकृति के होते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं भी आपको, जैसे ये बीजाणु पूरा हो जाता है कौन सा, ईश्यू बीजाणु, उसके बाद मैं आपको 2 बीजाणु का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, उनका डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। तो आप समझ जाएंगे कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। जो अपन डायग्राम बनाएंगे ना, ये तो एक संरचना यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दी गई, बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती है। अगला है अपन के ईश्यू बीजाणु। कि भाई ईश्यू बीजाणु क्या होते हैं, तो ये एक कोशिकीय, ठीक है, कैसे होते हैं, ज़्यादातर एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, फिर द्विकेंद्रकीय, एक कोशिकीय, द्विकेंद्रकीय, षटकोणीय और मोटी भित्ति वाले। कैसे होते हैं, मोटी भित्ति वाले, ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, द्विकेंद्रकीय होते हैं, 2 केंद्रक पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, और षटकोणीय होते हैं और मोटी भित्ति वाले होते हैं। और इनमें कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं, 6 जनन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, 6 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं और ये आपस में एक अंतर्वेशी वियोजक द्वारा जुड़े होते हैं। श्रृंखला मतलब एक बीजाणु फिर साथ में से एक श्रृंखला बनेगी, 5-6 बीजाणु, जैसे 10-15 जो भी। तो ये जो बीजाणु होते हैं श्रृंखला में बनते हैं। पहली बात तो किस में बनते हैं, बीजाणु श्रृंखला में, बीजाणु श्रृंखला में बनते हैं, ग्रुपिंग में बनेंगे, साथ जुड़े हुए पाए जाएंगे। और ये किसकी वजह से जुड़े होते हैं, तो ये आपस में, जैसे ये बीजाणु बनाए हुए हैं, ये आपस में किसकी वजह से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में एक ऊतक है जिसका नाम है अंतर्वेशी विभज्योतक के, अंतर्वेशी विभज्योतक द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। कौन, ये जो बीजाणु श्रृंखला में पाए जाते हैं। जैसा कि डायग्राम है, इसमें बीजाणु जो बने हुए हैं ये ऐसे बहुत सारे, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो ये अंतर्वेशी विभज्योतक, वियोजक नहीं, वियोजक आएगा, वियोजक, ठीक है, के द्वारा जुड़े होते हैं। और ये अंकुरण कर, जब ये अंकुरित होते हैं तो प्राथमिक प्रपोषी गम को संक्रमित करते हैं।
जब ये अंकुरित होंगे सबसे पहले किसको संक्रमित करेंगे, आपके अंकुरित होकर सबसे पहले गेहूं को संक्रमित करते हैं। ठीक है, कि गेहूं को संक्रमित करेंगे, उससे पोषण लेंगे, फिर अपने आप को अपनी वृद्धि करेंगे। तो गेहूं को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। और यूरेडो बीज किसका निर्माण करते हैं, यूरेडो बीजाणु का निर्माण करते हैं। यूरेडो बीजाणु का निर्माण होता है। तो आपने भी एक चीज़ समझ ली होगी कि भाई इनमें सबसे पहले यूरेडो बीजाणु बना, लास्ट में क्या बना, ईश्व बीजाणु। यूरेडो बीजाणु देखो ये क्रम चलता है कि भाई यूरेडो बीजाणु होता है, टीलो बीजाणु के निर्माण में योगदान देता है। टीलो बीजाणु बेसिडी बीजाणु के बेसिडियो के द्वारा स्पर्मेशियो या पिकनो के द्वारा ईश्व बीजाणु, ईश्व से वापस यूरेडो। तो ये क्रम चलता रहता है, एक दूसरे का निर्माण करते रहते हैं, जो संक्रमण के लिए अपने आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से अपने ये पढ़ लिया कि भाई इसके अंदर जो गेहूँ का काला या स्तंभ रोली रोग है उसमें कौन कौन से बीजाणु बनते हैं, इनकी क्या संरचनाएं होती बात होगी। अब देखो आपको समझने के लिए मैं एक टीलो बीजाणु और यूरेडो बीजाणु का डायग्राम बनाता हूँ, आप समझ जाएंगे किस प्रकार की इनकी संरचना पाई जाती है। कन्फ्यूजन नहीं रहेगा भाई कि भाई किस प्रकार की संरचना पाई जाती है समझने के लिए। अब देखिए आप इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, किसका, यूरेडो बीजाणु और टीलो बीजाणु का। देखिए कोई अलग स्पेशल संरचनाएं नहीं होती है, नॉर्मली संरचना होती है, बस इनको नाम दे दिया जाता है अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। बीजाणु मतलब गोलाकार संरचनाएं होती है बीज की जैसी, इसलिए बीजाणु नाम दे दिया। जो इनमें क्या है, संक्रमणकारी अवस्थाएं हैं जो पाथों में, गेहूं में जैसे स्तंभ रोली रोग पड़ रहे हैं तो इसको संक्रमित करते हैं। देखिए बाप, सबसे पहले इनमें क्या है कि 2-3 बनाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं। केंद्र की, द्विकेंद्र की अलग अलग अवस्थाएं होती है सबके अंदर, इसमें इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। कि जैसे अपने यूरेडो बीजाणु में पढ़ा था कि यूरेडो बीजाणु जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, और द्विकेंद्र की होते हैं, 2 केंद्र वाले होते हैं। टीलो बीजाणु में क्या पढ़ा था, द्विकोशिकीय होते हैं आपके। ये क्या होते हैं, इनमें सेवरंत पाया जाता है, थोड़े आगे से सिरा नुकीला होता है। ठीक है, अखरोट जैसी आकृति होती है, द्विकेंद्रिक होते हैं। तो यूरेडो और आपके दोनों क्या है, द्विकेंद्रिक अवस्था है। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं यूरेडो बीजाणु। तो यूरेडो बीजाणु की कुछ रचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनको अपन समझ लीजिए, डबल भित्ति वाला बना रखा है कि ये जो होते हैं आपके बाह्य भित्ति इस पर पाई जाती है। देखो बाह्य भित्ति बनाते हैं और समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार, चलो इसी से बना देते हैं सिंपल से। ये इस प्रकार से ये पूरा एक जैसे बड़ी मोटी भित्ति होती है इस प्रकार से। तो इसमें एक में पूरी संरचना में है जैसे जैसे बनाने की कोशिश करूँगा, बाकी मैं ऐसे प्रोडेक्ट करके छोड़ दूंगा आपको समझने के लिए, नॉलेज के लिए। देखिए चैप्टर में आपको ये गेहूं के रोली रोग है ना, 3 प्रकार के पड़ेंगे रोली। तो इनमें सबसे ज़्यादा थोड़ी सी बीजाणु बनते हैं, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई आपको वही चीज़ याद करनी, रोगजनक क्या है, वो क्या है। ये थोड़ा सा बीजाणु के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा बीजाणु क्या होता है, इस प्रकार से बना होता है, बस सिंपल से। अब ये संरचना हो गई। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए एक केंद्र, तो एक केंद्र बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें आप जैसे हल्के से में कोशिश क्या इधर या सब संरचनाएं पाई जाती है। ना इस प्रकार से एक साथ में ग्रुपिंग में पाए जाते हैं। एक आधा और बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसको गोल बना लीजिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप 2 का केंद्र रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, और वापस वही ऐसे भित्ति बन जाएगी इसकी बड़ी, फिर ये पूरा ऐसे रेडिश हो जाएगा। ऐसे बहुत से पाए जाते हैं। तो ये डायग्राम किसका है, यूरेडो बीजाणु का है। ठीक है, यूरेडो बीजाणु। और आपको इसका बनाना है टीलो बीजाणु का। तो टीलो बीजाणु का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग नोक ऐसे तीखी निकली होती है, इस प्रकार से ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, और नीचे की तरफ जो है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से अलग भित्ति उसे दिखे। इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है। ये जैसे अपन डायग्राम बना रहे हैं, बस फिर ये आगे से इनके मूवमेंट्स के लिए सोचना है इस प्रकार।
ये रहेगा। फिर वही आप दो केंद्र के दो केंद्र बना दीजिए, एक केंद्र के रिप्रेजेंट से। ये संरचना होगी। किसकी संरचना है? टीलियो बीजाणु की संरचना है। ठीक है साहब। तो ये कुछ इसकी संरचना हो गई कि भाई अपन ने एक बात की थी इसकी कि भाई किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, तो समझने के लिए अपन बना लिया। अब अपन रोग चक्कर की बात करते हैं कि भाई इन रोग कैसे फैलता है, क्या इसकी कंडीशन रहती है, उसकी बात करेंगे। तो रोग चक्कर की बात करते हैं, डिजीज साइकिल की बात करते हैं। देखिए रोग चक्कर की बात करते हैं। अगली हेडिंग क्या आपके? रोग चक्र। देखिए रोग चक्र क्या होता है कि भारतवर्ष में इस रोग की पुनरावृत्ति के लिए एकांत प्रपोषी की आवश्यकता नहीं होती। एकांत प्रपोषी मतलब कुछ समय गाँव के लिए किसी और दूसरे पे ऐसा कुछ नहीं होता। एकांत प्रपोषी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पुनरावृत्ति के लिए पहाड़ों एवं ऊंचे स्थानों पर ग्रीष्म काल में बोई हुई गेहूं की फसल, जंगली गेहूं या अन्य कि क्या होता है, वे अपन को एकांत की आवश्यकता क्यों नहीं होती कि वे अपने भारत के अंदर क्या होता है, पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर क्या होता है, ग्रीष्मकालीन में जो बोई गई गेहूं की फसल होती है वो जंगली गेहूं की परपोषी पर कवक जो है, परपोषी पर क्या रहते हैं, कवक जीवित रहते हैं। देखिए क्या हुआ कि भाई जैसे अपन को एकांत प्रपोषी की आवश्यकता नहीं होती। एकांत प्रपोषी का मतलब हो गया जब तक फसल बोई रहेगी तब तक ये उस पर पोषण प्राप्त करेंगे जो कवक है। जैसे वो फसल कट हो गई तो इसके अलावा किसी और पादप समतुल्य इसके पादप जो होते हैं उन पे चले जाते हैं। तो अपने इधर क्या होता है कि इनकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है कि पहाड़ों व ऊंचे स्थानों, पहाड़ों में ऊंचे स्थानों पर क्या होता है, ग्रीष्म काल में जो गेहूं की खेती की जाती है, ग्रीष्म काल में जो आपके गेहूं की फसल बोई जाती है, ग्रीष्म काल में गेहूं की फसल जो होती है ये क्या होती है आपके जंगली मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जंगली गेहूं या कोई अन्य समपार्श्विक, इसके साथ में कोई बोई फसल समपार्श्विक परपोषी पर क्या रहते हैं, कवक जीवित रह जाते हैं। समपार्श्विक परपोषी पर क्या होती है, कवक जीवित रह जाती है। परपोषी पर कवक जीवित रह जाती है। ठीक है, कवक क्या रह जाती है, जीवित रह जाती है तथा मैदानों पर गेहूं पर प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हुए। जब जैसे ही अपन मैदानों पर फसल बोएंगे तो उसके लिए इस पर परपोषी पर निर्भर है जंगली किस्मों पर, इसमें तो क्या करेगी आपके इन फसलों के लिए, मैदानी वाली फसलों के लिए मैदानों पर गेहूं पर प्राथमिक निवेश द्रव्य, देखिए क्या है, अभी इसको समझाऊंगा पूरी लाइन को, निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। अब देखिए सुनिए क्या हुआ कि भाई इनको एकांत प्रपोषी मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके गेहूं बोए हैं तो दूसरी जो गेहूं की फसल है वहाँ पे निर्भर रहेंगे, वहाँ पर निर्भर रहेंगे, उसको संक्रमित करेंगे, उससे पोषण ग्रहण करेंगे। जैसे वापस अपना फसल बोई तो यहाँ पर ये परपोषी तैयार रहते हैं तो इस फसल को नष्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है, एकांत प्रपोषी की आवश्यकता नहीं होती कि पहाड़ों ऊंचे स्थानों पर ग्रीष्मकाल में फसल बोई जाती है तो उस समय फसल बोई जाती है, उस फ्री होते ही है क्या होते हैं आपके जंगली गेहूँ होते हैं, उन पर जो गेहूँ होते हैं या उनके संपार्श्विक जो फसल, इन पर क्या होते हैं, इनको परपोषी समझ कर क्या इन पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं और इनसे पोषण करते हैं। जैसे ही अपन मैदानों वापस गेहूँ बोते हैं तो ये यहाँ पर परिपक्व हो जाती है, इस पर आकर संक्रमण करती है। तो इसके लिए क्या कार्य करती है, निवेश द्रव्य का कार्य करती है, इंतजार कर रही होती है कि मैदानों को फसल बोए कर उनको संक्रमित करें। अब पक्षिनिया ग्रेमिनिस के लिए कि जो पक्षिनिया ग्रेमिनिस है जो आपके रोगजनक है, पक्षिनिया ग्रेमिनिस जो है कि इसके लिए क्या है, पक्षिनिया ग्रेमिनिस के लिए आपके ब्रेकीपोडियम सिल्वेटिकम क्या है, ब्रेकीपोडियम सिल्वेटिकम ब्राइजा माइनर ब्रोमस पेटुलस
ब्रोमस पेटुलस, इसके अलावा आपके एग्विना फेटुआ, एग्विना फेटुआ, ठीक है, आदि घास की जातियाँ समपार्श्विक परपोषी के रूप में कार्य करती है। कि इतनी जो घास की ये प्रजातियाँ हैं, पक्षिना ग्रेमिनिस के लिए क्या है, ब्रेकिपोडियम सिल्वेटिकम, पूरा नाम, ब्रेजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस और एग्विना फेटुआ, ये सभी क्या है कि आदि, ये सभी क्या है, घास की प्रजातियाँ, क्या है, घास की प्रजातियाँ हैं जो क्या कार्य करती है, आपके इस ग्रेमिनिस के लिए क्या कार्य करती है, परपोषिक के रूप में, समपार्श्विक परपोषी का रूप में कार्य करते हैं। अभी क्या पढ़ा था आपने कि या तो ये जंगली गेहूँ या अन्य समपार्श्विक परपोषी, अन्य समपार्श्विक परपोषी, मान लीजिए गेहूँ, जंगली गेहूँ नहीं मिले तो किस दूसरे पादपों पे ये जो आपके पक्षिना ग्रेमिनिस है जीवित रहेगा। तो उस ये जो पक्षिना ग्रेमिनिस है ये किस पे जीवित रहता है, इन घासों पे जीवित रह सकता है कि ब्रेकिपोडियम सिल्वेटिकम, ठीक है, ब्राइजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एग्विना फेटुआ, इन आदि जातियों पे, घास जातियों पे क्या रहता है, जीवित रहता है और इंतज़ार करता है कि वापस कब गेहूं की फसल आए, कब उसको संक्रमित करो। इस प्रकार से ये जीवित रहता है। आगे बात करें तो भारत में नीलगिरी व पुलिन पहाड़ियों के, भारत के अंदर बात करें इसकी कि भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, एक बार इसको रफ कर लेते हैं समझने के लिए आगे। क्या है कि भाई भारत के अंदर बात करें इसकी तो भारत में नीलगिरी व पुलनी पहाड़ियाँ व हिमालय की तराई क्षेत्र, हिमालय की तराई क्षेत्र में स्वतः ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः कि हिमालय की तराई क्षेत्र शुरू होते हैं स्वतः उगे गेहूँ या ग्रीष्मकाल में की जा रही खेती, ग्रीष्मकाल में की जा रही खेती पर बने यूरेडो बीजाणु, प्राथमिक निवेश द्रव्य के रूप में मैदानों में बोई गई गेहूं पर संक्रमण करते हैं। तो ये यूरेडो बीजाणु क्या करते हैं, मैदानों में बोई गई गेहूं की फसल को संक्रमित करते हैं। हुआ क्या, देखिए कि भाई भारत की नीलगिरी में और पुलिन की पहाड़ियों में हिमालय जो तराई क्षेत्र, मतलब खाई वाला जो क्षेत्र इनके पास में, वहाँ पे गेहूं जो ऑटोमेटिक उग जाते हैं या जो ग्रीष्मकाल में जो खेती की जाती है उन पे क्या होते हैं, ये यूरेडो बीजाणु जीवित रहते हैं और यूरेडो बीजाणु वेट करते हैं। जैसे ही आपके मैदानी क्षेत्रों में आपके फसल बोई जाती है तो उसको संक्रमित, ये पहले से मेच्योर होते हैं, इन पे आ जाते हैं, मैदानी फसलों में जो आपके मैदानों में फसल गेहूँ बोते हैं उन पर आते हैं और उनको संक्रमित करते हैं। तो ये यूरेडो बीजाणु क्या करते हैं, मैदानी फसलों के लिए क्या करते हैं, प्राथमिक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं कि पहले से तैयार होते हैं, इस फसल को संक्रमित करते हैं। और ग्रीष्मकालीन में क्या होता है, अत्यधिक तापक्रम के कारण मैदानों में क्या होते हैं आपके, ये देखो ये क्या करते हैं आपके कि मैदानों आकर संक्रमित करते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष मैदानी भागों में कीट रोग उपस्थित होता है कि हर वर्ष ये कीट रोग उपस्थित होता है। और ग्रीष्मकाल में अत्यधिक तापक्रम के कारण मैदानों में पूर्व उपस्थित यूरेडो बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कि भाई ग्रीष्मकाल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इस टेम्परेचर पर जो मैदानों के अंदर जो आपके यूरेडो बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यूरेडो बीजाणु क्या होते हैं आपके पहाड़ी क्षेत्रों में, इनकी तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, वहाँ पे जीवित रहते हैं। जैसे ही मैदानों में अनुकूल मौसम आता है, फसल को बोई जाती है तो इसको अटैक करते हैं, इस फसल को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। क्योंकि मैदानों पर यदि मान ले रह जाएँ यूरेडो बीजाणु तो ये गर्मी की वजह से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये क्या रहते हैं आपके भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पुलिन की पहाड़ियाँ, हिमालय की तराई क्षेत्र, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इनकी बात होगी आपके रोग चक्कर की कि भाई किस प्रकार से ये रोग फैलाते हैं, क्या कार्य करते हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख इनके कार्य होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले प्रबंधन में आपको पता ही है, शस्य प्रबंधन,
वे अपन जब भी प्रबंधन पढ़ते हैं तो पहला प्रबंधन कौन सा पढ़ते हैं? शस्य प्रबंधन पढ़ते हैं। आपको इस चीज़ का पता है कि शस्य प्रबंधन पढ़ना पहले। देखिए शस्य प्रबंधन में वही आपको पता है कि किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। देखिए सभी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि गेहूं की शीघ्र पकने वाली किस्म बोकर रोग के प्रकोप से बचा जाता है। कि भाई शीघ्र पकने वाली, पहली बात तो क्या है, शीघ्र पकने वाली किस्म बोनी चाहिए, ठीक है। और देर से पकने वाली किस्मों की बुआई शीघ्र की जानी चाहिए। कि भाई शीघ्र पकने वाली किस्म हो तो क्या होगी, जल्दी पके। या फिर मान लीजिए आपके पास वो किस्म है कि जो आपकी शीघ्र नहीं पकती, समय लगता है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, जल्दी बो दीजिए। क्या करना चाहिए अपन को कि देर से पकने वाली किस्मों की बुआई शीघ्र की जानी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, फसलों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। कि फसलों की क्या बढ़े, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। किस मात्रा में, संतुलित अवस्था में। सभी की जितनी मात्रा की आवश्यकता उतनी ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा आपको पता उर्वरक होते हैं वो हानिकारक होते हैं। इसके अलावा संतुलित सिंचाई करनी चाहिए कि जो सिंचाई है ज़्यादा नहीं कभी कम नहीं, संतुलित एक निश्चित मात्रा में जितनी सिंचाई चाहिए, जितना पानी चाहिए पौधे को, उतना ही अपन को अवेलेबल कराना चाहिए। संतुलित क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए। इस प्रकार से अपन शस्य प्रबंधन के द्वारा इस रोग को रोक सकते हैं। जिसमें अपन महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा की कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। अगला है अपने जैविक प्रबंधन पढ़ते हैं। रासायनिक प्रबंधन का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि भाई अगला प्रबंधन कौन सा आपके, अपन इसकी जैविक प्रबंधन की बात करते हैं। फिर आपको पता है जैविक प्रबंधन में अपन क्या करते हैं, किस्मों की बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसी किस्में हैं जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक हो, इसी प्रकार से डिज़ाइन की गई है, ठीक, इसी प्रकार से वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है, जो इस बीमारी से, इस रोगकारक से, इस रोगजनक से, पिक्सेनिया ग्रेमिनी से क्या कर सके, गेहूं को बचा सके। तो ऐसी कौन कौन सी किस्में हैं, मैंने आपको कहा था कि आप ज़्यादा नहीं 3-4, ज़्यादा 5-7 दी हुई तो 3-4 याद कर लीजिए, 3-4 दी हुई तो एक आधी याद कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है। अब प्रबंधन की बात करते देखिए कि रोगरोधी किस्म कौन सी है। एक तो देखिए HD 2867, इसके अलावा NIDW, NIDW 295, इसके अलावा HPW 217, 224, 228, इसके अलावा HS 375, 443, 456, 460, फिर है VL, ये किस्मों का नाम है सर, है ना, कोई दिक्कत का काम नहीं है, इससे आपको याद कर लीजिए, अच्छे से आपको याद हो। VL 867, 868, HD 2865, HD 2865, 2594, 2834, PBW 525, 530 और UP 2594, ये आदि किस्में हैं। इनको बोए जाने से इस रोग को प्रबंधित किया जा सकता है, इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अब बचा रासायनिक प्रबंधन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि रासायनिक प्रबंधन है उसको किस प्रकार से
क्या रसायनों के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, इस बीमारी को किस प्रकार से रोका जाता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।